प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग साइक्लोट्रॉन के ऊपर। साइक्लोट्रॉन भी एक एप्लीकेशन है बेटा मूविंग चार्ज की। ठीक है, जब मूविंग चार्ज को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। वही प्रिंसिपल हमारा एक डिवाइस बनाता है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक तरह का डिवाइस है जो हाई चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने, मतलब कि जो चार्ज पार्टिकल है उनको हाई स्पीड के ऊपर एक्सेलरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है ना। क्या है? इट इज़ ए डिवाइस टू एक्सेलरेट टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल charge particles at a very high speed। ठीक है, लेकिन ध्यान में रहे कि ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैन accelerates in the साइक्लोट्रॉन। कभी भी हम बात करें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तो उनको एक्सेलरेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, कि जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है और उसका मास नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो नेग्लिजिबल जिसका मास होता है उसको हम लोग एक्सेलरेट नहीं करा सकते। ठीक है, काम कैसे करता है साइक्लोट्रॉन? तो साइक्लोट्रॉन के अंदर दो फील्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और दोनों के दोनों फील्ड इस तरह से सेट करे जाते हैं कि दोनों के दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो। ठीक है ना। इन साइक्लोट्रॉन there are two magnetic two fields. They are magnetic field and electrical field set up in such a way that both are mutual perpendicular, यानी कि एक दूसरे के क्या हो बच्चों? ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो। ठीक है, बात ध्यान में रहेगी। अब इस साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, कैसे समझे? कह रहे साइक्लोट्रॉन के अंदर हमारे पास होते हैं दो डी, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, या हम कहें एक पेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने में हेल्प करता हो। ठीक है ना। रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, रिक्वायरमेंट में हम लोग पहले ही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि टू होलो डी। कैसे डी चाहिए बच्चों हम लोगों को? होलो डी चाहिए। कैसे डी चाहिए? होलो डीज। ठीक है ना, D1 एंड D2। ठीक है, दिखने में कैसे हो? ऐसे हो भाई, अंदर से बिल्कुल खाली होगा बच्चों। ठीक है, और दिखने में कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ठीक है ना। इसके अलावा हमें चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है ना, टू सेट अप द इलेक्ट्रिकल फील्ड। देखो, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर चाहिए इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप करने को, मतलब कि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड हर फिक्स टाइम के बाद अपनी पोलैरिटी क्या कर ले? रिवर्स कर ले। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर चाहिए इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑसिलेटर। और यहाँ पर पता चलता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 10⁻7 हर्ट्ज के आसपास होती है, और जो वोल्टेज हमें देता है, वोल्टेज ऑफ ऑसिलेटर, वो 10⁻4 वोल्ट से लेकर 10⁻5 वोल्ट के आसपास होती है। क्लियर है? बात समझ में आई? इसके अलावा हम लोगों को चाहिए स्ट्रॉन्ग
मैग्नेटिक फील्ड, क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने के लिए हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट को यूज़ कर लिया। आजकल तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिस टाइम पे इसको बनाया गया था उस टाइम पे हो सकता है कि वहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें पता ही ना हो, तो हम लोग परमानेंट मैग्नेट को वहाँ पर यूज़ करते होंगे। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। अब देखो ये काम कैसे करेगा सारा का सारा सेटअप, ये सारा का सारा सेटअप काम कैसे करेगा, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये काम कैसे करने वाला है। डायग्राम से बच्चों हम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि ये हमारा जो साइक्लोट्रॉन है वो काम कैसे करने वाला है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले डी बना रहा हूँ। और ये हमारा डी हो गया। ठीक है, ये हमारे दो डी हो गए से, इसका नाम D1 है और इसका नाम D2 है। ठीक है, इन दोनों डी के अक्रॉस हम लोग क्या लगाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर हम लोग लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हम लोगों ने क्या रख दिए, यहाँ पर दो मैग्नेट रख दिया, एक पोल नॉर्थ था और दूसरा पोल साउथ था, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड के। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। इसका टॉप व्यू डायग्राम हम लोग फिर यहाँ बनाते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा कि ये काम कैसे करेगा। ठीक है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों हमारा बिल्कुल परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर है। ठीक है, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। यहाँ दो डी हम लोगों ने बना लिए, यहाँ दो डी हम लोगों ने बना लिए। डी कहीं नहीं जाएंगे बेटा, डी अपनी जगह पे रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमारा D1 था और ये हमारा D2 था, और इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया था एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ। ठीक है, मैं यहाँ फिर लिख रहा हूँ, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, ये हमारा D1 है और ये हमारा D2 है। ठीक है बच्चों, और अब क्या करते हैं कि इस वाले फिगर के अंदर अभी बीचों बीच हम लोग एक चार्ज पार्टिकल रखते हैं, से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये हमारा ट्रीट करेगा एज सोर्स की तरह, मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, कुछ मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बीचों बीच रख दिया। ठीक है, और यहाँ दोनों डी के बीच में कुछ ना कुछ गैप है ये। ठीक है ना, बिल्कुल एक दूसरे के साथ सटे सटे नहीं है, बिल्कुल पास पास नहीं है, देयर इज अ लिटिल गैप बिटवीन द डीज। ठीक है, लिटिल गैप बिटवीन द डीज, दोनों डीज के बीच में छोटा सा गैप है। ठीक है, अब काम कैसे करेगा, यहाँ हमारा D1 है, ये हमारा D2 है, और इनकी पोलरिटी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इस तरह से था कि D1 को पहली बारी में पॉजिटिव बना देता है और D2 को कैसा बना देता है, नेगेटिव बना देता है। D1 को बच्चों ये पॉजिटिव बना देता है और D2 को ये क्या बना देता है, नेगेटिव। दोनों फिगर से पैरेलल समझेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो ये फील्ड क्या था, ऊपर से नीचे की तरफ था।
तो ऊपर से नीचे की तरफ था, ठीक है ना, ऐसे नॉर्थ टू साउथ आ रहा था। क्या नॉर्थ टू साउथ अब इस पार्टिकल के ऊपर काम करना शुरू कर देगा? नहीं, क्योंकि इनिशियली हम लोग देख रहे हैं, इनिशियली चार्ज एट रेस्ट पर है, यानी कि V ज़ीरो है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी यहाँ पर क्या होगा? ज़ीरो होगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक D की पोलरिटी पॉजिटिव है और एक D की पोलरिटी नेगेटिव है, ठीक है। D की पोलरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव के ऊपर D2 नेगेटिव है तो फोर्स कैसा लगाएगा? अट्रैक्टिव लगाएगा। यानी कि हमारा जो D1 इसको रिपेल कर रहा है, D2 इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल हमारा एंटर कर जाएगा विद सम वेलोसिटी v से, विद सम वेलोसिटी v से। यानी कि यहाँ से यहाँ तक वो क्या कर जाएगा? इस गैप के अंदर एक्सेलरेट कर जाएगा। एक्सेलरेट क्यों करेगा? क्योंकि हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा रखा है जिसकी वोल्टेज 10⁴ से लेकर 10⁵ वोल्ट के बीच में है, ठीक है ना। तो फोर्स लगने पर ये क्या हो गया? यहाँ कुछ वेलोसिटी v के साथ एंटर करेगा और v का वैल्यू बच्चे यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब जैसे ही ये होलो D के अंदर एंटर करेगा, इस D है, देखो D अंदर से खाली है, ठीक है ना, ये बिल्कुल खाली है। जैसे इस D के अंदर एंटर कर गया ऐसे v वेलोसिटी से, ठीक है। अब हमें पता है कि इनसाइड एनी होलो कंडक्टर E क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना। तो मैं बोलता हूँ एज सून एज द चार्ज एंटर्स इनटू द D2, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड क्या होता है बच्चों? E इनसाइड क्या होता है? 0 होता है। यानी कि D के अंदर अब इलेक्ट्रिकल फील्ड काम नहीं करेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड अब काम करना बंद। जैसे ही चार्ज पार्टिकल D के अंदर एंटर करा, चार्ज पार्टिकल मतलब कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग देख रहे हैं इसके ऊपर क्या था? मैग्नेटिक फील्ड था। ये मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर इनवर्ड ऑफ द पेज है, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द पेज है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स यानी कि मोमेंट करंट की डायरेक्शन इस तरफ, तो फोर्स ऊपर की तरफ, यानी कि चार्ज पार्टिकल घूम के ऐसे आ गया। लेकिन इस दौरान जब ये बाहर निकलेगा वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। इस दौरान इसका वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? पार्टिकल घूम के जैसे यहाँ बीचों बीच आया, अब फिर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ने अपनी पोलरिटी क्या कर दी? चेंज कर दी। जैसे ये बीचों बीच घूमकर आया, इसने क्या कर दी? अपनी पोलरिटी फिर से चेंज कर दी, यानी कि अब ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया। अब D1 नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और D2 इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। अब ये V1 वेलोसिटी के साथ एंटर करेगा और ये V1 वेलोसिटी है वो V से बड़ी है, V छोटा हो गया, V1 बड़ा हो गया। अब V1 से एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका रेडियस बढ़ गया। अब यहाँ तक तो V1 ही रहा, लेकिन जैसे एंटर करेगा ये V2 हो जाएगा और V2 बड़ा होगा V1 के केस में। क्यों? क्योंकि जैसे ये यहाँ पर आया फिर से D की पोलरिटी चेंज होगी, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। क्योंकि जैसे जैसे ये बीच में आता जाता है, इस गैप के अंदर आता जाता है, वैसे वैसे हमारा जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है वो अपनी बार बार पोलरिटी चेंज कर लेता है और हर बार इस गैप में आने के बाद उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराता रहता है, ठीक है। एक्सेलरेट कराने पर ये मैग्नेटिक फील्ड तो इसको गोल गोल घुमाता है कि बहुत लंबा रास्ता तय ना करना पड़े, बहुत बड़ा सेटअप ना बनाना पड़े, तो इसी के अंदर वो घूमकर वापस आ जाता है, ठीक है। जब ये घूमकर वापस आ रहा है तो वो उसका वेलोसिटी इस पाथ के अंदर हमेशा सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, ऐसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद द टाइम इज 0 आता है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कांस्टेंट रहती है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो यहाँ पर वेलोसिटी सेम रहता है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। लेकिन जैसे ही वो इस गैप में आता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड काम करना शुरू कर देता है और इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा तो इसको क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करेगा तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो हम लोगों को पता है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। यहाँ हमने पढ़ा है R इजिकल टू mv/QB और हमने देखा कि जैसे जैसे V बढ़ेगा R भी बढ़ता है, ठीक है। तो हर बारी
v बढ़ने पर रेडियस भी बढ़ जाती है। अब पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे गोल 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 घूमता रहेगा और एक टाइम के ऊपर ये कुछ सर्टेन वेलोसिटी के साथ बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, ये बाहर निकलने का पाथ होगा। जब ये एक सफिशिएंट हाई वेलोसिटी अटेन कर लेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, टारगेट रख देंगे। इस टारगेट के ऊपर जाके ये बॉम्बार्डिंग शुरू कर देगा। ठीक है, तो आप लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर देखा होगा कि जब हम लोग बॉम्बार्डिंग कराते हैं तो बॉम्बार्डिंग कराने के लिए वहाँ पर हम एक साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं। अगर हमने किसी एटम का या न्यूक्लियर का, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी करना है, ठीक है, तो हम लोग बॉम्बार्डिंग करते हैं। किसी के अंदर फ्यूज़न प्रोसेस कराना, मतलब कि अगर हम लोगों ने कोई सॉलिड है और सॉलिड के अंदर कोई पार्टिकल एम्बेड करने ताकि उसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाए या बदल जाए, तो तब भी हम लोग क्या करते हैं, साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये साइक्लोट्रॉन की एप्लीकेशन है भाई, ध्यान से इनको सुनना और इनको नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने समझा कि ये बार 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 घूमने पर इसका हर बार वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो ये वेलोसिटी, मतलब कि रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो एक टाइम के ऊपर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं फिर यहाँ बता रहा हूँ कि जब चार्ज पार्टिकल को इनिशियल यहाँ देखा तो v ज़ीरो था, यानी कि u ज़ीरो था, यहाँ पर u ज़ीरो था, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स भी ज़ीरो था। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ ज़ीरो नहीं था, क्योंकि यहाँ पर दो डी थे और एक डी पॉजिटिव था, दूसरा डी नेगेटिव था। तो ये क्या कर रहे थे, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा रहे थे। एक्सेलरेट कराने पर हम लोगों ने देखा कि सर्टेन वेलोसिटी v के साथ एंटर करता है। अब ये v इस d के अंदर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्यों, क्योंकि अंदर की तरफ अब देखते हैं कि जो E होता है किसी भी हॉलो कंडक्टर के अंदर, E अंदर की तरफ क्या होता है, ज़ीरो होता है। अंदर की तरफ की E क्या होता है, ज़ीरो। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करता। जैसे ही ये गैप के अंदर वापस चार्ज पार्टिकल आता है फिर एक्सेलरेट करता है, क्योंकि हमने पोलरिटी रिवर्स कर दी होती है। तो ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है और तब तक चलता रहता है कि जब तक एक पार्टिकल एक पर्टिकुलर फाइनल वेलोसिटी अटेन नहीं कर लेता। जैसे ही वो फाइनल वेलोसिटी जो हमें चाहिए वो अटेन कर लेता है, उसको हम लोग बॉम्बार्डिंग कराते हैं हमारे टारगेट के ऊपर। वो टारगेट हमारा कोई पर्टिकुलर एटम हो सकता है, ठीक है, या कोई सॉलिड हो सकता है जिसकी हमने स्टडी करनी हो, या हम लोगों ने कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करानी है, तब भी हम लोग वहाँ पर बॉम्बार्डिंग कराते हैं। ठीक है, किसी मेटल की प्रॉपर्टी चेंज करनी हो और उसके अंदर कुछ एटम ऐड करने हो, तब भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करते हैं। और बॉम्बार्डिंग करने के लिए हम लोग साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं। क्लियर है बच्चों, बात क्लियर हुई? अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये हाई फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेटर था ये हर बारी बीच में आने पर ही पोलरिटी क्यों चेंज करता है, इधर उधर हो जाए तब क्यों नहीं करता? ऐसा कौन सा मैकेनिज्म लग रहा है कि यहाँ पर ये हमेशा बिल्कुल बीचों बीच आने पर ही पोलरिटी चेंज करता है? तो देखो आर हम लोगों ने लिखा था एम वी अपॉन में क्यू बी, ये यहाँ तक ही बच्चों। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने देखा कि देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम कितना लगता है, मान लो स्मॉल टी लगता है, और स्मॉल टी होता है पाई एम अपॉन में क्यू बी। मैंने ऐसा क्यों बोला कि आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर देखा होगा कि भाई जब एक चार्ज पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूमता है उसके ऑसिलेशन का जो एक रिवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी था। लेकिन मैं तो आधा ही घुमा रहा हूँ, तो टी कितना हो जाएगा, टी बाय 2 हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई एम अपॉन में क्यू बी। ठीक है ना, यानी कि इतने टाइम के बाद वो अपनी पोलरिटी क्या कर लेता है, रिवर्स कर लेता है। ठीक है, अब टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा बच्चों, देखो वो हो जाएगा 2t के इक्वल, यानी कि t के इक्वल। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा, 2t इज इक्वल टू टी के इक्वल, और t कितना होता है 2 पाई एम अपॉन में क्यू भी होता है। क्योंकि ऐसे समझो कि एक साइकिल पॉजिटिव दूसरा साइकिल नेगेटिव, ठीक है ना, एक बारी d1 पॉजिटिव था d2 नेगेटिव था, फिर d2 नेगेटिव बना d1 पॉजिटिव बना, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर एक साइकिल, तो यानी कि ये टी टाइम के लिए था ये स्मॉल टी टाइम के लिए था, तो दोनों ने मिलकर एक साइकिल बनाया टी। ठीक है ना, तो ये जो टाइम आएगा वो हमारा 2 पाई एम अपॉन में क्यू भी रहेगा, और फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास रहेगी क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम।
ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो हमारे पास जो ओमेगा होता है वो 2πf होता है और ओमेगा हो जाता है QB अपॉन में m। ठीक है। तो ऑसिलेशन के अंदर हम लोगों ने देखा हमारा टाइम पीरियड 2πm अपॉन में QB रहता है, फ्रीक्वेंसी QB अपॉन में 2πm रहती है और हमारा एंगुलर वेलोसिटी QB अपॉन में m रहता है। ये कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों के? बात समझ में आई कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो फिक्स रहता है। ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पर फिक्स क्यों है? क्योंकि ये जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है ना तो ये आर पर डिपेंड कर रहा है ना ये वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि दोनों के इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? इसीलिए कि हर बार जब वो पार्टिकल बीच में आता है तो ये अपनी पोलरिटी रिवर्स कर देता है। ये अपनी पोलरिटी क्या कर देता है? रिवर्स कर देता है। फंडा क्लियर हुआ? बात समझ में आई आप लोगों के? ठीक है। अब कहता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी पार्टिकल की? पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये आप लोगों ने हमें बताना है। ठीक है ना? क्या बताना है आपने? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो हम लोगों ने निकालनी। देखो V, सबसे पहले R देख लेते हैं। R था हमारे पास mv अपॉन में QB। V निकाल सकते हैं QRB बाय m। ये पर्टिकुलर वेलोसिटी हम लोगों को चाहिए। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। K इज इक्वल टू 1/2 हो गया बच्चों अपॉन में m, और v का वैल्यू देखो QRB अपॉन में m इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि k जो हमें मिलेगा हो जाएगा 1/2 Q² R² B² अपॉन में m, क्योंकि m² नीचे है तो एक m से एक m कट जाएगा तो नीचे वाला बच जाएगा। तो ये हमें काइनेटिक एनर्जी हमें उस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल की मिल जाएगी, वो कितनी होगी। ठीक है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ? बात समझ में आई? ठीक है। अब वो पूछता है कि सर इसकी कोई लिमिटेशन है क्या? हाँ भाई, लिमिटेशन है इसकी। लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो पहली लिमिटेशन के अंदर हम बोलते हैं कि इट कैन एक्सेलरेट्स ओनली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी कि ये सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है। ठीक है। दूसरी जो हमारे पास लिमिटेशन है कि भाई हमारे पास लिमिटेड है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और पावर से हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। वी आर लिमिटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड ऑसिलेटर, यानी कि हमारे पास जो प्रैक्टिकली फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है वो मतलब कि हम कहें कि 10⁴ से 10⁵ वोल्ट और 10⁷ हर्ट्ज तक का ही पॉसिबल है एट दिस रेंज के ऊपर। मतलब कि यहाँ पर वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा चाहिए हम लोगों को। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक और लिमिटेशन आ गई हमारे पास कि हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर और बड़ा डिज़ाइन नहीं कर सकते। तीसरी जो बात हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे पार्टिकल मूव करता है, एज द पार्टिकल मूव और v इंक्रीजेस, जैसे जैसे v इंक्रीज होता है उसका मास चेंज होता है। ये हमने पढ़ा है कि मास जो होगा वो होगा m0 अपॉन में 1 - v² अपॉन में c²। कह रहे जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मास भी बढ़ेगा। एज v इंक्रीजेस मास भी इंक्रीज होगा। और ये कैसा था बच्चों? रेस्ट मास था। मूविंग मास अलग होता है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे मास भी बढ़ता जाता है। अब कहता है कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो हम देखेंगे रेडियस कम हो जाएगी। ठीक है ना? जैसे जैसे मास बढ़ेगा
या फ्रीक्वेंसी हम लोग देखें वो आई थी क्यू बी अपॉन में 2πm। ठीक है, वेलोसिटी देखो, मास बढ़ने पर या वेलोसिटी बढ़ने पर मास बढ़ता है, मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। देखो वेलोसिटी बढ़ गया तो मास बढ़ गया, मास बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं तो यहाँ पर कम हो गई। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो हमारा ऑसिलेटर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। ऐसा होगा कि या तो बहुत पहले काम करना शुरू कर देगा या चार्ज पार्टिकल के गैप में आने के बाद काम करना शुरू करेगा। तो उस केस में स्पीड क्या हो जाएगी पार्टिकल की, फिर से डिक्रीज करना शुरू कर देगी। फिर से पार्टिकल की स्पीड क्या कर हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी लिमिटेशन थी। ठीक है ना। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है मास भी बढ़ता है। ठीक है ना। मास क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमने पढ़ा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर जो रिलेटिव मास होता है, मूविंग मास होता है, वो रेस्ट मास से कुछ अलग आता है। वो आता है m0 अपॉन में √1 - v² अपॉन में c² का होल रूट है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे v बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। अगर मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे कि क्या होगी, कम होगी। क्लियर है। तो अब हम लोगों को जो स्पीड थी वो अचीव करने में दिक्कत होगी। ठीक है, देन इट विल डिफिकल्ट टू अचीव द पर्टिकुलर वेलोसिटी, यानी कि वो पर्टिकुलर वेलोसिटी अचीव करने में हमें क्या होगी, दिक्कत होगी। तो इसको शॉर्टलेस करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, इसको मतलब कि इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या करा कि जैसे जैसे हमारा वेलोसिटी बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ानी शुरू कर दी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो b0 1 - v² अपॉन में c² में हम लोग बढ़ाते हैं कि जैसे जैसे हम लोग v बढ़ाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे हमारा b' भी बढ़ना शुरू कर देता है। क्लियर है बच्चों, फंडा क्लियर है। सॉरी, जैसे जैसे हमारा v बढ़ेगा, एक मिनट, यहाँ शायद डिवाइड का साइन है बच्चों, एक मिनट। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा v बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो b' है वो भी बढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लेना, कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे हमारा स्पीड बढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास एक साइक्लोट्रॉन है, ठीक है, और उसका जो फ्रीक्वेंसी हम लोगों को दे रखा है कितना है, 10 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि फ्रीक्वेंसी हम लोगों को दे रखा है 10 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि 10 × 10⁶ हर्ट्ज़ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है ना। बी ऑपरेटिंग, व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकालनी है फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए बात करने हैं, मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 1.67 × 10⁻27 kg हो गया। ठीक है, इफ़ द रेडियस ऑफ डी इज 60 सेंटीमीटर, डी का रेडियस हम लोगों को दे दिया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन बीम प्रोड्यूस बाय द एक्सेलरेटर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी हम लोगों ने निकालनी है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। यानी कि सबसे पहले तो हम लोगों ने बी निकालना है, बी निकालने के लिए हम फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं क्यू बी अपॉन में 2πm। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता है, चार्ज पता है प्रोटॉन के ऊपर, फ्रीक्वेंसी पता है कि हम लोग बी निकाल सकते हैं, तो बी की वैल्यू होगी 2πf × में m अपॉन में q। 2π की वैल्यू 3.14, f की वैल्यू है बच्चों 10⁻7, मास हो गया 1.6 × 10⁻27, 6 है। चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों, देखो ये 1.6 को 1.6 से कैंसिल कर दें, अप्रोक्स 1.67 है ये। ठीक है, कट कर दिया अप्रोक्स हमारा, ये कट गया तो 10 की पावर माइनस का 20 बच गया, इसको कट करेंगे तो 10 की पावर माइनस का 1 बच गया। ठीक है, तो ये 6.28 × 10⁻−1 आ गया, या b = 0.628 टेस्ला आ गया।
ये आंसर अप्रॉक्स है बच्चों, आंसर कैसा है बच्चों, अप्रॉक्स आंसर है। एग्जैक्ट में तो ये थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6.5 या 6.6, जो भी हमारे पास आंसर आता है 0.66 या 0.65, ठीक है ना। एग्जैक्ट आंसर तो हमारा उसके आसपास आएगा, ये हमारा आंसर बिल्कुल अप्रॉक्स के आसपास है। अब वो पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी निकालो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में एम। 1/2 क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, आर रेडियस दे रखी है तो इसको ले सकते हैं 0.6 का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू 0.628 इस पूरे का होल स्क्वायर, अपॉन में मास दे रखा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है बच्चों, जब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आती है लगभग 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, ठीक है ना। ये आती है 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, ये काइनेटिक एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है, कर सकते हो। एक क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, कह रहे एक साइक्लोट्रॉन है बच्चों, एक हमारे पास साइक्लोट्रॉन है जिसका हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, बी दे रखा है 1.4 टेस्ला, ठीक है। और प्रोटॉन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो प्रोटॉन की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, और यहाँ पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। कह रहा हाउ रैपिडली शुड द इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन द डीज चेंज, तो पूरा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन नहीं निकाल रहा, वो स्मॉल टी पूछ रहा है, तो स्मॉल टी पाई एम अपॉन में क्यू भी होता है, टी पाई की वैल्यू 3.14, एम का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻27, क्यू यहाँ पर देखें तो 1.6 इंटू 10⁻19, और यहाँ पर जो बी है वो आ गया 1.4। क्लियर है बच्चों, 1.6 से 1.6 काट सकते हैं, 3.14 डिवाइडेड बाय 1.4 ये कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻8, ठीक है। और 3.14 और 14, तो ये लगभग 2.1 इंटू 10⁻8 सेकेंड के आसपास आंसर हमारा आ जाता है, हम लोग इतना लिख लेते हैं, ठीक है। 2.2 के आसपास आ जाएगा, 2.2 इंटू 10⁻8 सेकेंड। क्लियर है, तो इतने टाइम के बाद वो अपना जो पोलरिटी है वो चेंज कर लेगा, ठीक है बच्चों। फंडा क्लियर है, ये आंसर हमारा अप्रॉक्स में है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट यूज़ करने के लिए हम लोगों को कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, और इस टाइम पे कैलकुलेटर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।